सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। देखिए, आपको जैसे पता ही है कि मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं और उसमें मैंने अभी आपको संवैधानिक संस्थाएं पढ़ा दी। अब हमारे पास में जो आता है वो आता है सांविधिक निकाय। जो हमारी सांविधिक निकाय है वो क्या होती है? तो संवैधानिक जो आयोग है हमारे, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इसकी जो पीडीएफ होती है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाती है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ये जो सेशन होने वाला है थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी संस्थाओं संस्थाओं के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा साथ में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है ना। इसमें आप लास्ट तक जो आपका विधि आयोग है वहाँ तक आप पढ़ोगे। विधि आयोग, नीति आयोग, जो कि हमारे कार्यपालिका की सहायता के लिए जो आयोग बनाए गए, जो संस्थाएं बनाई गई हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि सांविधिक निकाय क्या होता है। देखो, संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित किया जाता है। ये किसके द्वारा कहता है? या तो संसद के किसी अधिनियम के द्वारा या राज्य विधानसभा जो रहेगी उसके द्वारा क्या गठित किया जाता है। स्थापना प्रायः विशेष कार्यों के लिए होती है, मतलब कुछ विशेष कार्यों के लिए ही इसकी क्या होती है, स्थापना होती है किनकी? सांविधिक निकाय की। अब देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा परिसीमन आयोग। अभी मैंने आपको निर्वाचन आयोग पढ़ाया था लास्ट में। तो उसमें मैंने आपको परिसीमन आयोग बोला था कि हर जनगणना के बाद में परिसीमन आयोग बनाया जाता है। तो अनुच्छेद 82 के तहत यह उल्लेखित है कि संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा? एक परिसीमन आयोग का। अब संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170, 330 और 332 में परिसीमन आयोग से संबंधित प्रावधान है। तो 81 में आपको पता है कि लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया। 82 में जो है प्रत्येक जनगणना के बाद में अभी बताया। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया। जबकि 30 और 332 में 330 और 332 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के लोकसभा में और विधानसभा में सीटों के आरक्षण संबंधित आपको आपको आपके मतलब आपको बताया गया उसके बारे में। अब देखिए, परिसीमन आयोग के कार्य सरकार पर बाध्यकारी होते हैं, न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते। तो ये कार्य जो है सरकार पर क्या बाध्यकारी है, इनका न्यायालय में कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता। भाई परिसीमन आयोग ने अगर बोला है तो वो सरकार को मानना पड़ेगा। प्रथम परिसीमन आयोग 1952 में बना था। चतुर्थ वाला जो बना था वो 2002 में, और एक 2020 में बना था। तो जो चौथा वाला 2002, उसके न्यायाधीश कुलदीप सिंह थे, जिसकी सिफारिशें 2008 में लागू की गई। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये याद रखेगा कि अब तक 5 बार परिसीमन आयोग बन चुका है। सबसे पहला परिसीमन 1952 में बना था। अगला है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसको ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 323 क में ये बताया गया है कि संघ व राज्य सरकार के लोक सेवकों की सेवाओं में से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए इस अधिकरण की क्या स्थापना करी जाती है। तो किसके लिए? संघ व राज्य सरकार के लोक सेवकों की सेवाओं से संबंधित विवादों के। अच्छा, ये जो अनुच्छेद 323 के तहत संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, मतलब इसी के तहत संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित करा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मतलब जो इस अधिकरण में जो अध्यक्ष रहेगा। अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष 65 वर्ष रहता है, जबकि जो अन्य सदस्य रहते हैं वो 62 वर्ष। वर्तमान में 18 नियमित न्यायपीठ है। क्या है? 18 हैं, जिनमें से 16 उच्च न्यायालयों के मुख्यालयों में कार्यरत हैं और शेष 2 जो हैं जयपुर और लखनऊ में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल 18 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण हैं, जिनमें से 16 उच्च न्यायालय के मुख्यालयों में कार्यरत हैं, जबकि शेष 2 जयपुर और लखनऊ में। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पे क्या करता है? काम करता है, जो 1908 के अकॉर्डिंग आता है, 1908 या 1907 के अकॉर्डिंग। मतलब ये अपनी समझ से क्या करेगा? न्याय करने की कोशिश करेगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को करा गया, और इसकी जो संशोधित था इसको 2006 में करा गया। अब आयोग का जो गठन है वो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया। अब पेरिस सिद्धांत क्या हुआ?
1981 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक कार्यशाला आयोजित करी गई। इसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारा मानव अधिकार आयोग जो है इसके सिद्धांतों के अनुरूप ही क्या करता है, काम करता है। 10 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधक विधेयक 2019 को दोनों सदनों ने 19 जुलाई और 22 जुलाई 2019 को मंजूरी मिलने से इस अधिनियम का रूप लिया। मतलब ये अधिनियम कब बना? 2019 में। मानवाधिकार संरक्षण, जब इसको लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी क्या कर दिया गया, पारित कर दिया। तो ये कहेगा कोई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अधिनियम है वो कब बना? तो वो बना 2019 में, जबकि दोनों सदनों द्वारा इसको क्या मंजूरी प्रदान कर दी गई। अब इसका जो अध्यक्ष होता है किसका? मानवाधिकार, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। मतलब जो अध्यक्ष बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या सुप्रीम कोर्ट में ही क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। बहुसदस्य, बहुत सारे लोग बन सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वह उच्चतम न्यायालय के जांच हेतु मामले को सौंपेगा। मतलब राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष को हटा तो सकता है, लेकिन उससे पहले वो जांच जो है उच्चतम न्यायालय को क्या करेगा, जांच के लिए क्या मामले को सौंपेगा। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका गठन 1992 में हुआ था और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत, जो कि 1990 में आया था। पहली अध्यक्ष जो थी श्रीमती जयंती पटनायक थी, है ना। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का क्या है, नोडल मंत्रालय है। अध्यक्ष, सदस्य, सचिव का नामांकन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा करा जाता है। कार्य 3 वर्ष होता है। आयोग जो है सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है, मतलब समन भेजेगा, गिरफ्तार कर सकता है, आदेश दे सकता है, गिरफ्तार करवा सकता है। तो उसको सिविल न्यायालय की क्या होती है, शक्तियां क्या होती है, प्राप्त होती है। किसको? राष्ट्रीय महिला आयोग को। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। मार्च 2007 में स्थापना हुई। किसकी? कौन से अधिनियम के तहत? बाल अधिकार संरक्षण 2005 के तहत। अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र समझौता 20 नवंबर जो 1990 में हुआ के द्वारा बच्चों को के अधिकारों को शामिल किया गया। तो आपको जैसा पता भी वो पेरिस वाला समझौता हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र का जो समझौता हुआ 1990 में, उसके तहत ही बच्चों के अधिकारों को शामिल करा गया। आयोग के अध्यक्ष का पद उस व्यक्ति के लिए आरक्षित होता है जिसने बाल कल्याण संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। मतलब जिसने बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करे हो, उसके लिए ये पद क्या आरक्षित रखा जाता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष है, जबकि अध्यक्ष का कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। मतलब 3 वर्ष पूरा हो जाए या 65 वर्ष पूरा हो जाए, उसकी उम्र जो है 65 वर्ष हो जाए, इनमें से कोई सी भी 2 हो जाए तो उसका कार्यकाल खत्म माना जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसका गठन 1993 में करा गया और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत करा गया। 1993 में 5 धार्मिक समुदाय थे, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, फारसी। जनवरी 2014 से जैन समुदाय को भी इसमें ऐड कर लिया गया। इसका कार्यकाल क्या था? 3 वर्ष। तो अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया, उनके मतलब वेलफेयर के लिए है। तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि कार्य कुर्य क्या है, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसकी स्थापना आ सकती है और इसमें 5 धार्मिक समुदाय और जैन समुदाय कब ऐड करा गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, है ना, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल विजिलेंस। तो स्पेशली ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में इसकी स्थापना हुई। केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश 1998 द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया। इसको सांविधिक क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। कब? कौन से अध्यादेश द्वारा? 1998 में जो अध्यादेश लाया गया। 2003 में अधिनियम बना, जब दोनों दोनों सदनों से ये पारित हुआ। 2004 में इस आयोग को नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया। मतलब कि भाई ये क्या है, एक एजेंसी के रूप में इसको नामित कब करा गया? 2004 में। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष। उम्र आपकी 65 वर्ष हो जाए या कार्यकाल 4 वर्ष, कोई भी एक हो जाए तो आपका कार्यकाल पूर्ण माना जाएगा। रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सम्मुख क्या करता है, इस रिपोर्ट को रखता है और फिर यहाँ से ये लोग
ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो किस स्तर पर हुआ है। अगला है देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग, जिसको हम CIC भी कहते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा, है ना, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया, 12 अक्टूबर 2005 को। यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बनता है। कौन? ये आपका सूचना आयोग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक, 10 से कम मतलब सूचना आयुक्तों से क्या क्या मिलकर बनता है। अगला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मतलब NGT जिसको बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं। इसका गठन 18 अक्टूबर 2021 में आता है। अगर कहे आपसे कि आर्टिकल 21 में भी आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के उसमें, मतलब आर्टिकल 22 में। तो एक सांविधिक और अर्धन्यायिक क्या है, निकाय है, मुख्यालय नई दिल्ली में। 4 संयोगात्मक पीठें जो है इसकी, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी क्या है भाई इसकी कुछ पीठ है, मतलब कुछ इसकी एक तरह से ऑफिस है इसके करके, एक तरह से मुख्यालय समझ लीजिए आप, है ना। तो मुख्यालय नई दिल्ली में, लेकिन 4 थोड़ा हेल्प करने के लिए इसकी जो है वो कहाँ है, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और भोपाल में। अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य हो सकते हैं, 10 न्यायिक क्षेत्र, 10 पर्यावरण क्षेत्र, है ना, किसमें, आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श पर। कार्यकाल जो है 5 वर्ष। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अधिकरण को सिविल कोड का दर्जा दिया गया, वही प्राकृतिक सिद्धांत वाला जो ये पीछे पढ़ा है आपको। पर्यावरण या क्षति के एवज में दिए गए आर्थिक दंड, मान लो अगर किसी ने पर्यावरण को कुछ क्षति पहुंचा रखी है और उसको कुछ आर्थिक दंड मिला, तो जो प्राप्त रकम होती है वो पर्यावरण अनुतोष निधि में जमा किया जाता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जब पर्यावरण क्षति के रूप में आर्थिक दंड लेता है, तो पर्यावरण अनुतोष निधि में क्या होता है, वो जमा होता है। अब देखिए, कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा स्थापित कुछ संस्थाएं हैं। कौन कौन सी, देखो, सबसे पहले योजना आयोग, आपको पता ही है, जिसका आपको यूज नहीं रहा वो योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। 1946 में KC न्योगी इसने अध्यक्षता में गठित एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की सिफारिश पर बना था ये। वर्तमान में जनवरी 2015 से इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया, तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसकी स्थापना गठन पूछा जा सकता है। तो 1946 में KC न्योगी की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड गठित हुआ था, उसकी सिफारिश पर यह योजना आयोग बना था। अब नीति आयोग आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इससे कई सवाल बनते भी हैं। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा और केंद्र व राज्य सरकारों के नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श क्या कराएगा भाई, ये उपलब्ध कराएगा। ये आपको ध्यान लेके चलना है। दूसरा, भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। ये पेपर में पूछा गया है सवाल और कई लोग जवाब नहीं दे पाते। तो उपाध्यक्ष को कौन चयनित करता है भाई, प्रधानमंत्री द्वारा। सदस्य क्या होते हैं इसके, पूर्णकालिक होते हैं। अंशकालिक सदस्य ज्यादा अधिकतम 2 हो सकते हैं। पदेन सदस्य जो होते हैं केंद्रीय मंत्री पद से, मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे, अगर सदस्य नियुक्त होंगे तो। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है सचिव स्तर का होता है, और सचिवालय अकॉर्डिंग बनाया जाता है सिचुएशन के। संपूर्ण क्रिया विधि को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो इसकी जो क्रिया विधि है उसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी, नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, है ना, संशोधन 97, अनुवीक्षण और मूल्यांकन करना, थिंक टैंक और ज्ञान व नवनिवेश को क्या का हब बनाना। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद, लेकिन इसका कोई काम नहीं रहेगा एक तरीके से। क्यों? क्योंकि योजना आयोग की जब खत्म हो चुका है, तो ये उसका एज अ हेल्पर की तरह काम करता था, पर अब उसका कोई यूज नहीं रहा, तो ये भी लगभग लगभग कोई इसका कुछ प्रयोग रहा नहीं रहा। इसका गठन अगस्त 1952 को हुआ। न संवैधानिक है न सांविधिक है, तो ऐसे को बोलते हैं संवैधानेतर निकाय। क्या बोलते हैं, संविधानेतर निकाय, क्योंकि संवैधानिक भी नहीं होता और सांविधिक भी नहीं होता। योजना आयोग का सचिव ही इस परिषद का क्या होता है, सचिव होता था, पर अब तो है ही नहीं योजना आयोग। अध्यक्ष जो होता है इसका प्रधानमंत्री होता है।
केंद्र राज्य के बीच सहभागिता, समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देता है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करना इसी का काम था। पंचवर्षीय योजना भी अब नए रही। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन की समीक्षा करता है। सामाजिक आर्थिक नीति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्या करता है, विचार करता है। और आज का लास्ट है भारत का विधि आयोग, है ना। तो गैर वैधानिक कार्यकारी निकाय है ये। कौन? आपका विधि आयोग। कानून में सुधार और कानून के शासन के तहत सुशासन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। आजादी से पूर्व आपको पता है प्रथम विधि आयोग 1834 बना था, 1833 चार्टर अधिनियम के तहत, जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। फिर दूसरा 53 में, 61 में और 79 में बना, 90 में, तो सॉरी 79 में। तो भारत के प्रथम विधि आयोग कौन थे भाई? 1955 में, स्वतंत्रता के बाद, एमसी सीतलवाड़। और 22वां जो विधि आयोग बना वो 21 फरवरी 2020 को बना, जिसका कार्यकाल 2024 तक कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो अभी चल रहा है। और इसकी जो चर्चा और रिपोर्ट होती है वो विधि और न्यायालय मंत्रालय में जाता है। कहाँ जाता है? मान लो विधि आयोग ने एक चर्चा, एक रिपोर्ट तैयार करी, ये विधि और न्याय मंत्रालय के पास जाएगा। इसकी जांच करेगा, इसकी जांच करेगा कौन? ये विधि और न्याय मंत्रालय। और फिर ये किसके पास भेज देगा? इसको संसद के पास भेज देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। मैंने इसको बहुत कंसाइज करके बना रखा है इस पीडीएफ को, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में या पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।